नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। सहायक आचार्य हिंदी विज्ञापन 51 के अंतर्गत हम लेक्चर 2 लेकर आप सभी के सामने हाजिर हैं, जिसके अंतर्गत हम बातचीत करेंगे प्रमुख आलोचकों के ऊपर। ये वीडियो लेक्चर आप सभी के लिए शॉर्ट नोट्स की तरह है और अगर आपके दिमाग में प्रमुख आलोचकों से संबंधित तथ्यों की जानकारी होगी, तो निश्चित तौर पर सैकड़ों प्रैक्टिस सेट आप कर सकते हैं। जब भी आप यूपी सहायक आचार्य हिंदी के सिलेबस को देखेंगे, तो प्रमुख आलोचकों के अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, नगेंद्र, रामविलास शर्मा, विजय देवनारायण शाही, नामवर सिंह और राम स्वरूप चतुर्वेदी को पढ़ना है। इनकी क्या-क्या स्थापनाएं रही हैं, इनको भी समझना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर विस्तार से आप पढ़ना चाहते हैं, तो हमने बच्चन सिंह की किताब को पढ़ाते हुए हिंदी आलोचना को कहानी की तरह पढ़िए एक लेक्चर तैयार किया हुआ था। 2 ढाई घंटे का लेक्चर है। मैं उसके लिंक को जोड़ दूंगा कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, आप जाकर देख लेंगे। लेकिन कम समय में अगर आप प्रमुख आलोचकों को जानना चाहते हैं, तो क्या-क्या ध्यान में रखना चाहिए। ये लेक्चर सहायक आचार्य हिंदी के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में हिंदी विषय से कोई भी तैयारी आप कर रहे हैं, उसके दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं, हम देखते हैं क्रमशः। जो पहले आलोचक हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनकी आलोचनात्मक कृतियों की बात करें तो गोस्वामी तुलसीदास 1924 में प्रकाशित, जायसी ग्रंथावली 1924 में, भ्रमर गीतसार 1925 में, रस मीमांसा 1949 ईस्वी में। तो 4 प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं। इसके बाद त्रिवेणी नाम की भी पुस्तक है, बहुत पतली सी पुस्तक है, जिसमें भक्तिकालीन 3 कवियों को एक जगह रखा गया है। मलिक मोहम्मद जायसी, महाकवि सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास। कई बार इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है। अगर आप यूजीसी नेट के पीवाईक्यू को देखेंगे, तो वहां पर एक बार सवाल आया हुआ है कि त्रिवेणी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कवियों का क्रम क्या रखा हुआ है। तो हमने पूरा क्रम के अनुसार ही यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, आप अपने दिमाग में रखिए। शायद ये प्रश्न यूपी टीजीटी पीजीटी में भी आ चुका हुआ है। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, कहने का मतलब यही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुछ अनुवाद कार्य भी किए हैं, जिसमें एसेज ऑन इमेजिनेशन, जो कि एडिशन का निबंध रहा है, कल्पना का आनंद नाम से इसका अनुवाद किया उन्होंने। आप एडिशन के बारे में जानते होंगे, जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्टील और एडिशन का जिक्र किया है निबंध लिखते समय, और बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र से इनकी तुलना की है। ये वही एडिशन है, एसेज ऑन इमेजिनेशन, कल्पना का आनंद। लिटरेचर जॉन हेनरी न्यूमैन की रचना का साहित्य नाम से अनुवाद किया। रिडल ऑफ द यूनिवर्स, हैकिल की रचना का विश्व प्रपंच नाम से अनुवाद किया है। स्थापनाओं के बारे में बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर तमाम आलोचनात्मक किताबें आपको मिल जाएंगी, वस्तुनिष्ठ किताब भी मिल जाएगी, और प्रायः हर एग्जाम में इनकी स्थापनाओं से सवाल पूछे जाते हैं। अगर हम कम समय में देखें, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना काव्य में रहस्यवाद सन 1929 में प्रकाशित हुई, जो कि निबंध के तौर पर उन्होंने लिखा हुआ था। ये 1929, आप देखेंगे कि क्या कनेक्शन है कि इसी समय उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा था। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास साहित्य इतिहास ग्रंथ लेखन में आ जाएगा, लेकिन अगर आलोचना की बात की जाए तो सन 1929 में काव्य में रहस्यवाद, ये भी खूब पूछा जाता है, एग्जाम में आता रहता है। रस मीमांसा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सैद्धांतिक आलोचना, रस मीमांसा, जिसका प्रकाशन यहाँ पर 1949 ईस्वी में हुआ। तो सैद्धांतिक और व्यावहारिक आलोचना को लेकर भारतीय हिंदी युग में ही शुरुआत हो गई थी। रामचंद्र शुक्ल ने उसको विकसित रूप दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना के क्षेत्र में विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत प्रवर्तन किया। इसका जिक्र आप देखेंगे बार बार राम स्वरूप चतुर्वेदी ने किया। तो विरुद्धों का सामंजस्य, जैसे लोक शास्त्र, ठीक है, और तमाम
जो अंतर्विरोधी रचनाकार रहे उनकी भी तुलना करते हुए उसमें सामंजस्य स्थापित करना, विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रवर्तन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। तो यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से कम आपने देख लिया कि गोस्वामी तुलसीदास 1923 में उन्होंने लिखा, जायसी 24 में, भ्रमर गीत 25 में और रस मीमांसा 1939 में। आलोचना की केवल हम बात कर रहे हैं, अगर इतिहास ग्रंथ की बात करेंगे, निबंधों की बात करेंगे तो बात और लंबी होती जाएगी, लेकिन हमें अपने को नियंत्रित रखना है, आलोचना तक ही सीमित रखना है। त्रिवेणी में आपने देख लिया जो 3 कवि रहे और अनुवाद और स्थापनाएं क्या रही हैं उनको अच्छे से आपने समझ लिया होगा। जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिख दिया, इसके बाद तमाम आलोचक उनको पढ़ते हुए आलोचक बने। यानी कि कई बार हम किसी आलोचक को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर आलोचनात्मक दृष्टिकोण पैदा होता है। तो उन्हीं में से एक थे नंद दुलारे वाजपेयी। ऐसा कहा जाता है कि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शिष्य की तरह थे, लेकिन इन्होंने उनकी एक एक दृष्टि को, एक एक सिद्धांत की आलोचना की और नई स्थापना दी। तो इनकी आलोचनात्मक कृतियों की बात करें तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 में पुस्तक आती है, जयशंकर प्रसाद 1940 में, प्रेमचंद आधुनिक साहित्य 1950 में, महाकवि सूरदास 1952 में, महाकवि निराला 1965 में, नई कविता 1973 में, सुमित्रा नंदन पंत 1976 में, रस सिद्धांत 1977 में, साहित्य का आधुनिक युग 1978 में, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा 1978 में, रीति और शैली 1979 में, नया साहित्य नए प्रश्न अंतिम आलोचनात्मक कृतियों में से एक है। तो आप देख रहे हैं कि नंद दुलारे वाजपेयी ने जहां एक तरफ 20वीं शताब्दी का जो हिंदी साहित्य है, 20वीं शताब्दी की जब भी बात की जाएगी तो जो 1901 से आगे के लिखे जा रहे हैं, ठीक है, तो उसका अध्ययन किया। फिर क्रमशः उस समय के जो भी कवि थे, जयशंकर प्रसाद हो गए, सूरदास तो पहले की हैं, निराला हो गए, सुमित्रा नंदन पंत हो गए, खासतौर से छायावाद पर इनका काफी अध्ययन रहा। तो छायावादी कवियों को देख लिया आप, और भी जो प्रसिद्ध कवि रहे, लेखक रहे, प्रेमचंद पर इन्होंने किताब लिखी, आगे चलकर अन्य आलोचकों ने भी लिखी। तो आप नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियों को यहाँ पर देख रहे होंगे। इन्होंने काव्य शास्त्र पर भी काम किया है, जैसे रस सिद्धांत यहाँ पर दिया है, ये खूब पूछा जाता है। रीति और शैली भी प्रश्न के तौर पर कई बार एग्जाम में आ चुका है। अगर नंद दुलारे वाजपेयी की स्थापनाओं को ध्यान में रखें तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को समन्वयशील, स्वच्छंदतावादी एवं सौष्ठववादी आलोचक माना जाता है। ठीक है, कई बार तो ये सवाल आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सौष्ठववादी आलोचक है, तो वह है नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी ने सर्वप्रथम छायावाद को मानवीय और सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप में व्याख्यायित किया, और इनका एक कथन प्राय छायावाद को लेकर आता रहता है। ठीक है, तो नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियां और उनकी जो स्थापनाएं रहे उनको आपने देख लिया। यानी कि आप देखेंगे कि भक्ति काल से लेकर आधुनिक काल तक, खासतौर से छायावाद तक के कवियों पर इनका काफी काम रहा, फिर काव्य शास्त्र पर भी काम रहा है। ठीक है, आगे बात करें तो अगले जो आलोचक हैं नगेंद्र हैं। एक चीज आप देखेंगे नंद दुलारे वाजपेयी का, तो इन्होंने प्रयोगवाद की भी आलोचना की है। आप लोगों ने अलग अलग पेपर्स में देखा होगा, बैठे ठाले का धंधा कहा हुआ था प्रयोगवाद को लेकर। ठीक है, नंद दुलारे वाजपेयी के बाद नगेंद्र का नाम आता है, जो आपके सिलेबस में भी है। इनकी आलोचनात्मक कृतियों को देखें तो ऐसा लग रहा है कि नगेंद्र ने नंद दुलारे वाजपेयी को ही आगे बढ़ाया है। जहां नंद दुलारे वाजपेयी ने सुमित्रा नंदन पंत, कवि सुमित्रा नंदन पंत लिखा, इन्होंने भी सुमित्रा नंदन पंत नाम से पुस्तक लिखी। साकेत एक अध्ययन नाम से पुस्तक लिखी। देव और उनकी कविता, रीति काव्य की भूमिका, राम की शक्ति पूजा, निराला की कालजयी कृति, हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां, शैली विज्ञान। कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि नगेंद्र से भी प्रभावित है। नगेंद्र ने यहाँ पर नंद दुलारे वाजपेयी ने भी शैली पर काम किया हुआ है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि इन दोनों को लेकर एग्जाम में कई बार कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो कम से कम
समय रहते आप ध्यान रखें। आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियां, भारतीय समीक्षा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की काव्य दृष्टि, रस सिद्धांत। रस सिद्धांत नंदुलारे वाजपेयी ने भी लिखा। नई समीक्षा, नए संदर्भ। ऐसा लग रहा है कि नया साहित्य, नए प्रश्न, मिलता जुलता है। तो कम से कम इन दोनों आलोचकों को, शायद इसीलिए दोनों को एक जगह रखा गया है कि आप कंफ्यूज हो, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, ये इंपॉर्टेंट है। कामायनी को लेकर कई आलोचकों ने काम किया हुआ है। नगेंद्र ने काम किया, मुक्तिबोध इसी के जाने जाते हैं। कामायनी एक पुनर्विचार नाम से उन्होंने पुस्तक लिखी। ठीक है। और अलग अलग समय पे लोगों ने कामायनी का मूल्यांकन करने का प्रयास किया। तो कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, आधुनिक हिंदी नाटक, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, सियाराम शरण गुप्त, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, काव्य बिंब, साहित्य का समाज शास्त्र। साहित्य का समाज शास्त्र को लेकर मैनेजर पांडे ने भी लिखा और इन्होंने भी लिखा है, साहित्य का समाज शास्त्र। ठीक है। तो नगेंद्र की जो भी आलोचनात्मक कृतियां हैं उनको ध्यान में रखिए। जो प्राय परीक्षाओं में पूछी जाती हैं उनको हमने थोड़ा बोल्ड किया हुआ है। देव और उनकी कविता, रीति काव्य की भूमिका, ठीक है, रस सिद्धांत, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका और भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, दोनों किताबें इंपॉर्टेंट हैं। नगेंद्र ने अरस्तु इत्यादि पर भी काम किया है। अरस्तु का जो काव्य शास्त्र है उसको लेकर भी इन्होंने चिंतन मनन किया हुआ है। अगर स्थापनाओं के दृष्टिकोण से देखा जाए तो डॉक्टर नगेंद्र को रसवादी आलोचक माना जाता है। यानी रामचंद्र शुक्ल को भी रसवादी माना जाता है क्योंकि उन्होंने रस मीमांसा लिखा। और इन्होंने क्या लिखा? रस सिद्धांत। नंदुलारे वाजपेयी ने भी लिखा है, लेकिन छायावाद के मूल्यांकन के तौर पर और चीजों को देखते हुए उनको सौष्ठववादी कहा जाता है। तो ये छोटे छोटे अंतर हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है। इनकी आलोचना में भारतीय और पाश्चात्य का समन्वय मिलता है। अगर नगेंद्र की आलोचना दृष्टि को देखेंगे आप तो उसमें जो भारतीय काव्य शास्त्र रहा है या पाश्चात्य काव्य शास्त्र रहा है, दोनों का समन्वय दिखाई पड़ता है। ठीक। अगले जो आलोचक हैं उनका नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को हम लोग कई रूपों में देखते हैं। ललित निबंधकार के रूप में देखते हैं, इसके बाद हम लोग उपन्यासकार के तौर पर देखते हैं। इतिहास इन्होंने लिखा हुआ है, हिंदी साहित्य का इतिहास को लेकर 3 किताबें। नाथ साहित्य पर काफी इनका काम रहा है। ठीक है। तो आलोचक के तौर पर हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या रोल रहा है, उनकी क्या भूमिका रही? आलोचनात्मक कृतियों में सूर साहित्य 1930 में प्रकाशित, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, कबीर 1941 में यहाँ दिया गया है, कई किताबों में 1942 भी दिया गया है, नाथ संप्रदाय 1950 में, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में, सहज साधना 1963 में, कालिदास की लालित्य योजना 1965 में, मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970 में। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये सब आलोचनात्मक कृतियां हैं। कई बार हम जिन्हें आलोचनात्मक कृतियां कहते हैं उसमें निबंध का रूप दिखाई देता है। शुरुआत में कोई लेखक अपने विचारों को निबंध के रूप में लिखता है, बाद में लगता है कि ये तो आलोचनात्मक कार्य हो गया। तो कुछ किताबें आप देख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि निबंधात्मक रूप में है, लेकिन यहाँ पर उनको हम आलोचना रूप में देख रहे हैं। अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी की स्थापनाओं के बारे में देखें तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को चिन्मुखी मानवता के अन्वेषक रूप में माना जाता है। अगर आप सभी हमारे मेंस सीरीज से जुड़े होंगे तो वहां पर हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में बताया कि मानव केंद्र में है, और जब निबंधों में मानव केंद्र में है तो आलोचना में भी है। मानवता के अन्वेषक के रूप में जाना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐतिहासिक सांस्कृतिक चेतना संपन्न मानवतावादी आलोचक है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे भक्ति काल के उदय को लेकर जो चर्चा परिचर्चा हुई है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी के बीच में जो डिबेट हुआ है उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी की ऐतिहासिक सांस्कृतिक चेतना दिखाई देती है और वो भारतीय परंपरा से इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं, भक्ति काल के उदय को, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल बाय आक्रमण को मानते हैं। तो कहीं न कहीं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने
अपने पूर्ववर्ती खासतौर से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कई जगहों पर वाद विवाद किया है, तर्क वितर्क किया हुआ है, जिसमें आप देख रहे हैं कि कबीर नामक पुस्तक लिखकर एक बड़ा मोड़ उन्होंने हिंदी आलोचना में लाया। कबीर पर आपने नहीं देखा कि कहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कोई पुस्तक है, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा। तो शॉर्ट में आप हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, खासतौर से आलोचना के दृष्टिकोण से आपने समझ लिया होगा। आगे बात करते हैं रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा मार्क्सवादी आलोचक के तौर पर जाने जाते हैं, और जब तार सप्तक की बात की जाएगी तो इनका संबंध तार सप्तक से भी है। और न जाने आप देखेंगे कि तार सप्तक के जितने भी कवि हैं सभी कहीं न कहीं आलोचक के तौर पर हैं। चाहे वो आप रामविलास शर्मा को देख लें, अज्ञेय को देख लें, ठीक है, या फिर मुक्तिबोध को देख लें, तमाम लोग जितने लोग हैं सभी ने आलोचना में भी अपना हाथ आजमाया, कलम को चलाया है। तो रामविलास शर्मा ने बहुत काम किया है। आप देख रहे हैं कि प्रेमचंद 1941 में, भारतेंदु युग 1943 में, निराला 1946, प्रगति और परंपरा 1949, साहित्य और संस्कृति 1949, प्रेमचंद और उनका युग 1952, इंपॉर्टेंट रचना, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, ये भी महत्वपूर्ण है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955 में, भाषा और समाज। अगर आप जेएनयू से पढ़ाई कर रहे होंगे तो जब हम विद्यार्थी हुआ करते थे तो भाषा और समाज नाम की पुस्तक को पढ़ना था, और ये पुस्तक संयोग से किताब के रूप में हमारे पास है भी। तो 1961 में इसका प्रकाशन हुआ। साहित्य स्थायी मूल्य और मूल्यांकन 1968, निराला की साहित्य साधना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसको हम जीवनी के रूप में देखते हैं, लेकिन अगर उसको आप पढ़ेंगे तो निराला का मूल्यांकन भी एक तरीके से किया गया है, 3 भागों में, 1969, 72, 76। भारतेंदु युग और हिंदी साहित्य की विकास परंपरा 1975, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977, नई कविता और अस्तित्ववाद 1978, हिंदी जाति का साहित्य 1986, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास 2001 में। वैसे रामविलास शर्मा ने हिंदी के अलावा इतिहास में भी काफी काम किया, जो राजनीतिक इतिहास है, और अलग अलग विषयों पर काफी लिखा है इन्होंने, ढेर सारी किताबें। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रामविलास शर्मा ने हिंदी साहित्य के जो कालजयी रचनाकार हैं लगभग सभी पर लिखने का प्रयास किया है, जो चाहे वो प्रेमचंद हो, भारतेंदु हो, निराला हो, रामचंद्र शुक्ल हो, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी हो, ठीक है, सब पे लिखा है, तुलसीदास, सब पर लिख दिया, और ये मार्क्सवादी आलोचक के तौर पर है। तो ये सामान्य परिचय है। पढ़ने के लिए मैंने शुरू में ही बताया कि बच्चन सिंह का जो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है, और उसको आधार बनाते हुए हमने वीडियो लेक्चर बनाए हुए हैं, आप उनको जरूर देखिए, समय निकालकर जरूर देखेंगे, आपको उसका लाभ मिलेगा। प्रिय विद्यार्थियों में केवल कह ही सकता हूं, बाकी आप लोगों को मैनेज करना है। एक विद्यार्थी ने कमेंट किया कि सर, जो हाउस वाइफ है वो तमाम संघर्ष और चुनौतियों के बावजूद तैयारी कर रही हैं, तो उनके लिए कुछ आशीर्वचन बोलिए या फिर कुछ मोटिवेशन दीजिए। तो हाउस वाइफ तो खुद में एक मोटिवेशन के रूप में तमाम जिम्मेदारियों को संभालते हुए उनके अंदर पढ़ने की ललक है। तो जैसे आप अन्य कामों को कर रहे हैं, वैसे ही मात्र 2 घंटे निकाल कर आप पढ़ें। 2 घंटे इसलिए मैं कह रहा हूं कि जहां सामान्य विद्यार्थी 4 घंटे पढ़ेंगे तो उसमें से 2 घंटे तो वो इधर उधर सोशल मीडिया में व्यस्त रहेंगे। अगर गंभीर पढ़ने वाले नहीं है तो देखने में लग रहा है कि वो 4 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ रहे हैं 2 ही घंटे। लेकिन आपको अगर समय मिल रहा है, आपके अंदर वो भूख है, आप चाहते हैं कि हमें इस जकड़न से बाहर निकलना है, तो 2 घंटे में आप काक चेष्टा बको ध्यानम के दृष्टिकोण से पढ़ सकते हैं। तो सबके पढ़ने का जो लिमिटेशन है या फिर ग्रहण करने की शक्ति है वो अलग अलग है, किसी का देख कर नहीं पढ़ना है। हो सकता है कि जो व्यक्ति 10 घंटे में किसी चीज को समझ रहा हो, आप उसको 1 घंटे में ही समझ जा रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मोटिवेशन के लिए मैं क्या कहूं, आपको तो मोटिवेट होना पड़ेगा, ठीक है, और बैठना पड़ेगा, टेबल के सामने बैठना पड़ेगा, धीरे धीरे चीजें होने लगेंगी, ठीक है। और इस चैनल से तो आपको मोटिवेशन लेना ही चाहिए कि बिना किसी बड़े संसाधनों के फिर भी इसमें प्रगति और परंपरा का
रूप दिखाई दे रहा है। अब इससे बड़ा क्या हो सकता है? तो आराम से पढ़िए। बाकी आप बहुत अच्छे जगह जुड़े हुए हैं, आइए मानकर चलिए। ठीक है, चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगले जो आलोचक हैं उनका नाम है नामवर सिंह। अभी तक जितने भी आलोचकों को हमने देखा या पढ़ा यहाँ पर, सभी को किताबों में हमने पढ़ा हुआ था, लेकिन ये जो आलोचक सामने दिखाई दे रहे हैं इनको हमने देखा भी है। मतलब बोलते हुए, चलते हुए, उठते बैठते हुए, जो भी भाव भंगिमा है, चाहे तो एक अच्छा संस्मरण भी लिखा जा सकता है। और आप सभी को बताते हुए अच्छा लग रहा है कि एक पत्रिका आती है अपनी माटी करके, उसमें हमने अज्ञेय और मुक्तिबोध आपके लिए नामवर सिंह की क्या दृष्टि थी। नामवर सिंह की दृष्टि में अज्ञेय और मुक्तिबोध का मूल्यांकन हमने किया हुआ है। ठीक है, तो अगर वो आर्टिकल आता है तो हम जरूर आपको दिखाएंगे। तो नामवर सिंह भी राम विलास शर्मा की तरह मार्क्सवादी आलोचक के तौर पर जाने जाते हैं। कई जगहों पर इनकी कुछ किताबों के आधार पर इनको रूपवादी भी कहा जाता है। ठीक है, मैं अभी बताऊंगा उसको। तो इनकी पुस्तकों में हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग खूब एग्जाम में पूछा जाता है, नोट कर लीजिए। छायावाद 1955 में प्रकाशित हुआ और अपभ्रंश का योग 1952 में। इतिहास और आलोचना, ये किताबें इतनी महत्वपूर्ण हैं कि यदि आप एमए के विद्यार्थी हैं तो जो साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा है या फिर साहित्य इतिहास दृष्टि है या दर्शन है, उसके लिए किताब महत्वपूर्ण हो सकती है। और अंतर पता चलेगा कि इतिहास क्या है और आलोचना क्या है। कई बार हम सब साहित्य इतिहास ग्रंथों को ही आलोचना के तौर पर देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ अंतर करने की कोशिश की गई है। जब किताब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां 1962 में, बहुत ही अच्छी किताब। आप देखेंगे कि आधुनिक काल की जो भी साहित्यिक प्रवृत्तियां रही, चाहे छायावाद की बात करें, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, सबका यहाँ पर मूल्यांकन किया गया है। कहानी, नई कहानी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक, जिसमें इन्होंने कहानी की आलोचना दृष्टि क्या होनी चाहिए उसको लेकर अलग अलग विषयों पर चर्चा की हुई है। और परिंदे को नई कहानी की पहली कहानी भी माना है। कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान जो पुस्तक है ये मुक्तिबोध को समर्पित है। हमने कम्युनिटी सेक्शन में भी एक सवाल पूछा हुआ था, आप लोगों ने बताया भी था। कविता के नए प्रतिमान पूरा मुक्तिबोध पर फोकस है। और ऐसा लगता है कि मुक्तिबोध को पढ़ने के बाद नामवर सिंह एक परिपक्व आलोचक के तौर पर दिखाई देते। हालांकि इन दोनों का बड़ा अच्छा रिश्ता था। एक पत्र में मुक्तिबोध नामवर सिंह से सिफारिश करते हैं कि मेरी कहीं नौकरी अगर आप लगवा देते तो अच्छा रहता, क्योंकि मुक्तिबोध काफी संघर्ष कर रहे थे। तो एक पत्र में इन्होंने लिखा हुआ। मुक्तिबोध के पत्र भी काफी महत्वपूर्ण है। तमाम विद्यार्थी पीएचडी इत्यादि के टॉपिक को पूछते रहते हैं। तो जितने भी रचनाकार हैं, अब चूंकि पत्र शैली धीरे धीरे खत्म हो रही है, अब जब से सोशल मीडिया इत्यादि है तो पत्राचार कम होता है, मैसेज हो जाता है। लेकिन पहले जमाने में साहित्यकार एक दूसरे को पत्र भेजा करते थे, और वो सामान्य पत्र नहीं होते थे, बल्कि उसमें कहीं न कहीं उनकी जो भी भावाभिव्यक्ति है वो उसमें दिखाई पड़ती थी। ठीक है, तो कविता के नए प्रतिमान पूरी तरीके से मुक्तिबोध पर को समर्पित है। और इसके विषय वस्तु को देखें तो इसमें कविता क्या है, आप थोड़े से भौचक हो गए होंगे या फिर औचक हो गए होंगे कि कविता क्या है। ये तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, लेकिन इन्होंने भी लिखा है। ठीक है, कविता के नए प्रतिमान, रस के प्रतिमान की प्रसंगानुकूलता, मूल्यांकन की समस्या, छायावादोत्तर कविता, मूल्यों का टकराव, उर्वशी विवाद, उर्वशी को लेकर विवाद था जो रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक है। पुनर्मूल्यांकन का एक उदाहरण कामायनी, तार सप्तक, इतिहास की आवृत्ति, काव्य भाषा और सृजनशीलता, काव्य बिंब और सपाट बयानी, काव्य संरचना, प्रगीतात्मक और नाटकीय विसंगति और विडंबना, अनुभूति की जटिलता और तनाव, ईमानदारी और प्रामाणिक अनुभूति तथा परिवेश और मूल्य जैसे आलोचनात्मक लेख लिखे गए। और नामवर सिंह ने मुक्तिबोध पर केंद्रित दो, उनकी जो रचना है अंधेरे में, उस पर 2 आर्टिकल लिखे। एक तो अंधेरे में परम अभिव्यक्ति की खोज, और दूसरा आर्टिकल था अंधेरे में पुनश्च। तो ये ध्यान रखिए, क्योंकि इसलिए मैं बता रहा हूं कि कई बार सुनी सुनाई चीजें एग्जाम में आ जाती हैं और आपका काम हो जाता है, तो इसलिए हम बता रहे हैं। ठीक है, तो कविता के नए प्रतिमान हो गया 1968 में।
दूसरी परंपरा की खोज, जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी, लोक शास्त्र, इनकी चर्चा की गई है, वाद विवाद संवाद आलोचक के मुख से। इसके बाद आप देखेंगे कि आशीष त्रिपाठी, जो कि बीएचयू में प्रोफेसर हैं, इन्होंने नामवर सिंह की कई पुस्तकों का संपादन किया हुआ है, जिसमें आलोचना और विचारधारा, प्रेमचंद और भारतीय समाज, साहित्य की पहचान, सम्मुख। सम्मुख जो है ये साक्षात्कार है, जैसे कई बार वरिष्ठ आलोचकों का साक्षात्कार लिया जाता है, तो सम्मुख उसी में से एक पुस्तक है। कविता की जमीन और जमीन की कविता, ऐसा माना जाता है कि नई कविता के बाद दूसरी महत्वपूर्ण कविता है, मतलब पुस्तक है, कविता की जमीन और जमीन की कविता। हिंदी का गद्य पर्व, भक्ति काव्य परंपरा और कबीर। तो कहीं न कहीं आप जानते हैं कि नामवर सिंह हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्यों में से एक थे। तो अगर द्विवेदी जी ने कबीर पर लिखा तो नामवर सिंह कैसे नहीं लिख सकते हैं, उन्होंने भी लिखा हुआ है। तो इसका संपादन प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी ने किया हुआ है। बहुत सारे विद्यार्थी इस चैनल से जुड़े हैं, उनसे पढ़े भी होंगे, और मुझे कहते हुए काफी अच्छा लग रहा है कि सन 2010 के आसपास में जब इन किताबों का विमोचन हुआ, खासतौर से प्रेमचंद और भारतीय समाज, कविता की जमीन और जमीन की कविता, हिंदी का गद्य पर्व, ठीक है, साहित्य की पहचान, 4-5 किताबों का एक ही साथ लोकार्पण हुआ था। तो इस कार्यक्रम में प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी ने मुझे और हमारे एक मित्र थे, दोनों लोगों को बुलाया हुआ था, क्योंकि हम लोग जेएनयू के विद्यार्थी थे। तो वो दिन नहीं भूलता है, जब भी इन सारी चीजों को हम पढ़ते हैं। हो सकता है कि सर अब उतना उनको ख्याल नहीं होगा, लेकिन मिलेंगे तो जरूर उनको बातें याद आ जाएंगी। तो नामवर सिंह की आलोचनात्मक पुस्तकों को आपने देख लिया, कुछ उनकी पूरी मौलिक आलोचनात्मक है, कुछ उनके जो भाषण। नामवर सिंह के बारे में कहा जाता था कि वो वाचिक परंपरा से जुड़े हुए थे, वो बोलते थे बहुत ज्यादा। बोलने का मतलब कि भाषण देते थे, और उन्हीं का लिप्यंतरण कराया गया है बाद के जितने भी, केवल आशीष त्रिपाठी जी नहीं बल्कि अलग अलग लोगों ने, खगेंद्र ठाकुर और बहुत लोगों का मैंने देखा। तो खैर मतलब इन्होंने ज्यादा किया हुआ है, तो इसलिए हमने दिया है। पूरा आप समझ गए होंगे नामवर सिंह की आलोचनात्मक कृतियां और किस टाइप के वो लिखते थे। आगे बात करते हैं विजय देवनारायण शाही। विजय देवनारायण शाही बहुत कम इन्होंने हिंदी आलोचना में लिखा है, लेकिन जितना भी लिखा है बहुत ठोस लिखा है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण इनकी पुस्तक है जायसी को लेकर। जायसी समीक्षात्मक पुस्तक है इनकी, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी, जहां आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी पर लिखा, सूरदास पर लिखा, जायसी पर भी लिखा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर पर लिखा। तो ऐसा लग रहा था कि जायसी थोड़े से छूट रहे हैं, तो विजय देवनारायण शाही ने लिख दिया, ठीक है। और इनकी पुस्तकें हैं साहित्य और साहित्यकार का दायित्व। साहित्य और साहित्यकार का दायित्व क्या होना चाहिए, 6वां दशक, साहित्य क्यों, ये इनकी महत्वपूर्ण किताबें हैं। और कई बार एग्जाम में आप देखते हैं कि एक सवाल पूछा जाता है, लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस। लघु मानव, जब आप नई कविता पढ़ेंगे तो उस दौर की एक प्रवृत्ति रही है लघु मानव, और उसी के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस नाम से इनका आलेख छपता है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। और विजय देवनारायण शाही कवि भी थे, और आपको याद आ गया होगा कि ये किसी न किसी सप्तक से जुड़े। मैं अपने उन गंभीर विद्यार्थियों से उम्मीद करूंगा कि वो जरूर कमेंट करेंगे कि विजय देवनारायण शाही का संबंध किस सप्तक से है। तो कहीं न कहीं आप वो पूरे सप्तक को याद कर लेंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक। जायसी का मूल्यांकन करते हुए इन्होंने लिखा कि अगर जायसी सूफी कवि हैं तो कुजात सूफी हैं। ये भी इनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, और कई बार सवाल पूछा जाता था, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगले जो आलोचक हैं वो हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने काफी लिखा हुआ है, हिंदी नवलेखन, भाषा और संवेदना, इसके लिए काफी जाने जाते हैं, भाषा और संवेदना को लेकर। अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या, हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियां, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन। अभी आपने देखा कि नगेंद्र ने भी लिखा था, आपको याद आ गया होगा कि जी सर बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। कामायनी अध्ययन की समस्याएं, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा कामायनी का पुनर्मूल्यांकन। मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा, कविता यात्रा रत्नाकर से अज्ञेय तक, सर्जन और भाषिक संरचना,
इतिहास और आलोचक दृष्टि। आपने देखा कि नामवर सिंह ने लिखा इतिहास और आलोचना, इन्होंने क्या लिख दिया, इतिहास और आलोचक दृष्टि। ठीक है, तो इनमें अंतर रखिए क्योंकि एग्जाम में दिक्कत हो सकती है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, जिस किताब को लेकर हमने आपके चैनल पर पढ़ाया भी है, आप वो जरूर जाकर देखिए। रामस्वरूप चतुर्वेदी की साहित्य इतिहास दृष्टि नाम से हमने वो वीडियो बनाई हुई है, आपको देखना चाहिए। काव्य भाषा पर 3 निबंध, प्रसाद, निराला, अज्ञेय, 3 महत्वपूर्ण कवियों पर इन्होंने लिखा हुआ है। कहीं न कहीं तीनों का एक दूसरे से संबंध रहा है या प्रभावित रहे हैं। कविता का पक्ष, हिंदी गद्य विन्यास और विकास, ये भी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। हिंदी गद्य विन्यास और विकास। आधुनिक कविता यात्रा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आलोचना का अर्थ और अर्थ की आलोचना, काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है भी। और भक्ति काव्य यात्रा। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी को आप देखेंगे कि इनकी आलोचनात्मक पुस्तकों को देखेंगे तो उनके केंद्र में एक तो भाषा है और दूसरी संवेदना है। ठीक है, कहा जाता है कि ये पूरा विशुद्ध तरीके से कविता के समीक्षक रहे और उसमें उन्होंने संवेदना और भाषा को केंद्र में रखा हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप रामस्वरूप चतुर्वेदी की आलोचनात्मक कृतियां और उनके जो भी आलोचनात्मक दृष्टिकोण रहे उनको अच्छे से समझ लिया होगा। और चूंकि पढ़ाने के लिए तो हम बहुत लंबा चौड़ा आपको पढ़ा सकते थे, चूंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से हमें पढ़ाना है तो हमने उन्हीं बिंदुओं को रखा हुआ है जिनकी जरूरत आपको हो सकती है। और बाकी हिंदी आलोचना विस्तार से आप पढ़ना चाहते हैं तो हमने बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास और रामस्वरूप चतुर्वेदी के इतिहास पर चर्चा करते हुए इन सभी आलोचकों पर बातचीत की है। अलग अलग वीडियोज भी वहां पर मौजूद है, क्योंकि समय आपके हाथ में है तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। उम्मीद है कि इस चैनल से जुड़कर कहीं न कहीं आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि देर किए लेकिन दुरुस्त आए। ठीक है, तो ध्यान में चीजों को रखना है आपको। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर को लेकर आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा।